कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बाण भैया ने अनिल भाई राज्य की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो ठंड बढ़ती जाने लग रही है। और भाई मौसम जो है, मौसम के अनुसार ही हम जो है अपने सब्जियां हैं और दूसरी फसलें हैं वो ले हुए हैं। अब खास तौर पर बात करें हम गेहूं की, तो कुछ भैया ने तो गेहूं की बिजाई कर रखी है, कुछ ने अब खेत खाली नहीं थे या फिर किसी कारणवश जो है वो देरी से जो है बिजाई करना चाह रहे हैं, तो भाई पछेत में भी गेहूं जो है वो हम बिजाई कर सके हैं। वैसे तो हम जो है 10 दिसंबर से लेकर और 30 नवंबर तक का टाइम है, लेकिन फिर भी जो उत्तर भारत है उसमें 25 दिसंबर तक हम गेहूं की बिजाई कर सके हैं पछेत में। और भाई ज़्यादा पछेत भी नहीं करनी है। अगर ज़्यादा पछेत हमने कर दी, यानी कि अगर घनी बार होगी, तो गेहूं में भी जो किसान टाइम पर जो बुआई जो है वो दूसरी जो कृषि क्रियाएं हैं वो अगर सही ढंग से नहीं ले पा रहा है या नहीं अपनाता, तो उस कारण से जो है गेहूं में जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी। और क्योंकि अब आगे देखने लग रहे हो आपके मौसम में जो तापमान है उसमें भी गिरावट आने लग रही है, और इसी तापमान में गिरावट के कारण जो है जो गेहूं में अंकुरण है, जो फुटाव है वो धीमा हो जाएगा। यानी कि उसमें जो फुटाव की जो कमी लगा लो या देरी हो जाएगी। तो और उसमें जो है शुरुआत में अगर बढ़वार की जो फुटाव की गति अगर धीमी होगी तो उसका प्रभाव जो है वो बढ़ोतरी पे भी पड़ेगा, कम फुटाव होगा। और जो फरवरी मार्च में जैसे ही तापमान बढ़ने लगेगा तो उसमें फसल का जल्दी पकना, ये भी एक कारण हो जाए। और देरी से अगर आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो तो अधिक उत्पादन हमने अगर लेना है तो उसमें जो है हमने कई तरह के वो करने पड़ेंगे, कई तरह की जो कृषि क्रियाएं हैं वो भी करनी पड़ेंगी, और जो नई नई तकनीक हैं उनका भी हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है जो किस्में हैं पछेत में, जो किस्में हैं गेहूं की, उनका जो चुनाव हमने करना है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि उसमें बीज भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर देर से हम बुआई कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में जो ज़्यादातर किसान भाई है वो जो सामान्य किस्मों को ही हम उगाते हैं, लेकिन उसमें जो है उत्पादन जो है कम रह जाए। इसलिए अगेती तो आपने बो दी है, लेकिन पछेती किस्मों की उपज में अंतर जो है 25 से 30% तक का ज़्यादा हो जाए। यानी कि 25 से 30% जो बीज है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दाना भरने के टाइम पे यानी कि 30 डिग्री जो तापमान है और उसके ऊपर जो है होना चाहिए। यानी कि जैसे ही दाना भरेगा तो उस टाइम पे जो समय है उसका भी हमने ध्यान रखना है। तो समय जो है वो फरवरी मार्च में जैसे ही दाना गेहूं में पड़ने लगेगा तो उसका भी तापमान जो है लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। तो फसल में दाना जो है वो ठीक से नहीं भर पाता, क्योंकि बुआई जो है हमने वारी करी है, देर तक करी है। इसलिए जो अनुसंधान है, जो कृषि वैज्ञानिक बताए हैं कि जो सामान्य तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से गेहूं के उत्पादन में लगभग 4.1 से लेकर 6.4% तक की गिरावट आ सके है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में अगर हमने ज़्यादा पैदावार लेनी है और हम देर से बुआई भी कर रहे हैं तो जो
कृषि वैज्ञानिक पछेत में जो किस्में की सिफारिश कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, उनको ही हमने लगाना है। और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए देरी से बुआई अगर हमने करनी है ना, तो कई डाल की कृषि क्रियाएं का ध्यान रखना, खेत की तैयारी है और बीज का दर जो है, बुआई की जो विधि है वो भी देखनी है। वैसे तो लगभग जो है जितना आप 1 किले में बो हो तो उससे लगभग जो है 25% यानी कि उसका चौथाई हिस्सा और ज़्यादा, यानी कि अगर हमने 1 किलो गेहूँ लिया है तो इस टाइम पे जो पछेत में बुआई कर रहे हैं तो 1.25 किलो जो है वो गेहूँ जो है बिजाई के लिए वो चाहिएगा। ये एक अनुमान है, ये वो नहीं है। तो उस हिसाब से आप जो है 25 से 40% जो है बढ़ोतरी जो है 30% तक जो बढ़ोतरी है गेहूं के बीज में। खाद का ध्यान रखना है, उर्वरकों का ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पर अगर खाद का आप ध्यान रख रहे हो तो उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरी खादें हैं उनका भी, हम जैविक खाद है उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन भाइयों, जब भी आप खाद का जिक्र आवे है तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप खेत की मिट्टी की जब जांच करा लें, उसी के आधार पे ही हमने खेत में उर्वरकों को देना है। ये नहीं कि हम ज़्यादा उर्वरकों का अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे या जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खेत जो है वो बंजर होते जान लग रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपना हाथ डांटें रासायनिक खादों की ओर से। थोड़ा डांगर जो भाई 2 पाल रहे हैं थोड़े 2-4 और ले ले। लेकिन भाई वही बात आ जाए कि टाइम किसके दौरा है, समय किसके दौरा है। वो बात ठीक है भाई, समय किसी के दौरान नहीं है, लेकिन भाई टाइम तो काटने से लिकड़े है। न्यू नहीं कि भाई टाइम लिकड़ा नहीं, खाट पे बैठे बैठे हम काम नहीं करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। वो शेख चिल्ली वाली कहानी हो जाएगी। और वो अपना शेख चिल्ली के जो है वो सपने में नुका करे दाने दाने। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकालना है हमने, कृषि क्रियाओं की तरफ भी ध्यान रखना है, समय की तरफ भी ध्यान रखना है। और गेहूं की पछेत का हम जब जिक्र कर रहे हैं तो इसमें जो बिजाई की विधि है, बिजाई जो है गेहूं की बिजाई हमेशा अच्छे बत्तर में करनी है और लाइनों में करनी है। सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल मशीन, इससे बिजाई करनी है पछेत में। पछेत का हम जिक्र कर रहे हैं। और पछेती बिजाई में जो है 2 लाइन, उनके बीच का जो फासला है वो 18 सेंटीमीटर रखना है। धान गेहूं फसल चक्कर वाले जो क्षेत्र है उसमें धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई जो है बिना जुताई यानी कि 0 टिलेज सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल मशीन तभी हम कर सकें। इससे एक तो टाइम की बचत होगी और जो जुताई है उसमें खर्चा कम होगा और गेहूं की पैदावार भी भाई हो अच्छी हो जाएगी। और पानी का भी हमने ध्यान रखना पछेत में। पहली सिंचाई जो है वो हमने करनी है 28 से 30 दिन के बाद, और जो दूसरी सिंचाई हमने करनी है 20 से 25 दिन के बाद। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें भाई, पानी अगर उसके साथ साथ अगर मिट्टी की जांच करा रहे हो तो पानी की भी जांच अगर आप करा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि कई बार हम देखे हैं कि पानी में भी जब कई बार पोषक तत्व जो हैं वो भी हमने नहीं मिल पाते, इसलिए हमने उर्वरक या रासायनिक खाद की मदद जो है वो लेनी पड़ जाए। तो भाई इस बात का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना। पछेत अगर पछेत में अगर आप बिजाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है समय का ध्यान रख। तो समय का भी हम ध्यान रखेंगे। तो मौसम के कह रहा है तो पहले थोड़ा हम मौसम की जानकारी ले लें, उसके बाद बातचीत हम आगे करेंगे। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। अब हम बात करते हैं
आर्द्रता के किसान भाइयों, सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 75 और 32% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 15 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 14 और 15 दिसंबर को हवा की गति सामान्य से अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही इस दौरान आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और किसान भाइयों 14 से 15 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले में अल सुबह कहीं कहीं बहुत हल्की धुंध आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, किसान भाई आप अपने फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भैया ये तो मौसम की जानकारी रही। और भैया एक सूचना है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार पशु नीलामी की सूचना है। और आप सबको सूचित किया जाता है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के पशुधन फार्म में देसी और विलायती नस्ल की गायें और बछड़ियों और सांडों की नीलामी जो है दिनांक 13/12/2022 यानी कि काल जो है होगी सुबेरे के 10 बजे। और सभी जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो टाइम पर पहुंच के नीलामी में भाग ले सके हैं। और जो व्यक्ति बोली पे पशु खरीदने का इच्छुक होगा उसने सिक्योरिटी की राशि के साथ जो है आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होगी। तो वही आधार कार्ड जरूर लेकर जाए जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना किसी भी व्यक्ति को बोली परिसर में प्रवेश करने की अनुमति भी प्रदान नहीं करी जाएगी। और वही एक बात का और ज़रूर ध्यान रखना है, नीलामी की जगह पे आप मास्क और सामाजिक दूरी जो है वो ज़रूर बना कर रखें। तो ये तो थी भैया एक सूचना, पशु नीलामी की सूचना। और वही कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो कल है फ़ोन इन। और कल का जो विषय रहेगा हमारा वो है सर्दियों के मौसम में बाघों की देखभाल। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर समर सिंह जी। और कल आप जो है अपना जो सर्दियों के मौसम में बाघों की देखभाल कैसे करें डॉक्टर साहब से आप सवाल जवाब जो है वो फ़ोन पे कर सकें। और भाई अब समय है आपके मनोरंजन का। तो सुन लिया एक रागनी देशभक्ति की, सुनते हैं ये राग। भाई देश के ऊपर जान देनी है और सो मारे सलामत ने भाई मात पिता और काम जले का कर दिया रोशन नाम तने देश के ऊपर ध्यान देनी है सो मारे सलामत ने मात पिता और काम जले का कर दिया रोशन नाम तने। कई पे हमने मारा पड़ोसी पास बैठ समझाया था पछला बैरी बुलावन ताई प्यार का हाथ बढ़ाया था उसके मन में कपट भरा था सूखा ढोंग रचाया था दोस्ती की आड़ में उसने पीठ में छुरा बैठाया था रे पीठ में छुरा बैठाया था जैसी करनी वैसी भरनी दे दिया ठीक इनाम तने मात पिता और काम जले का कर दिया रोशन नाम
नाम तने। भटियारी की रे सरा समझ के देश के भीतर बढ़ गया वो ले भाई के टटुआन भाई ले बाड़े के वान मारी सीमायु पर चढ़ गया वो अपनी अकले तरी गण और काव्य में पड़ गया वो हिंदुस्तानी शेरा ने भाई भेड़ समझ के बढ़ गया वो 7 जन्म तक याद रखेगा कर दिया ऐसा काम तने। मात पिता और गाम जले का कर दिया रोशन नाम तने। जिसकी कोखते जन्म लिया उसी माँ का दूध लजाया ना। लहू बदन में जिसका दौड़े बाप का मान घटाया ना। गोली गाली चीज मामूली गोलिया घबराया ना। जना तू श्यामी 10 थे उल्टा कदम हटाया ना। भारत माँ का कर्ज चुका दिया मंगे को दाम तने। मात पिता और गाम जले का कर दिया रोशन नाम तने। याद रहेगा सदा तलकियो भूलना ना उपकार तेरा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रहेगा कर्जदार तेरा। सदियों तक गुण गान करेगा कवियों का दरबार तेरा। देश की खातिर दिया से जो बलिदान ना बेकार तेरा। कुलदीप एकला नहीं यो सारा नमन करे से गाम तने। मात पिता और गाम जले का कर दिया रोशन नाम तने। तो भाई ये देशभक्ति रागनी हमने सुनी गुलाब सिंह खांडेवाल और साथियों की आवाज़ में। और भाई अब एक और चर्चा करेंगे जो कि सहायक धंधे के रूप में जो है हम अपने जितने भी जो किसान भाई हैं वो अपना रहे हैं। वैसे तो सहायक धंधे के रूप में बहुत सारे ऐसे कृषि कार्य हैं या कृषि धंधे हैं जो कि हम
अपने खेत कार्य के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी आमदनी बढ़ाने के लिए हम करें। उन्हीं सहायक धंधों में एक और जो व्यवसाय है वो है मधुमक्खी पालन का। और भाई मधुमक्खी पालन जो है वो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, लेकिन भाई अगर सही ढंग से अगर हम पालें तो बहुत ही अच्छा जो है वो मुनाफा दे के जा सके है। और अगर सही ढंग से नहीं अगर हमने उसकी देखभाल रखी तो ये लड़ भी जा है, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, वो क्या आखना कि भाई दूध आड़े की तो लात भी अच्छी, तो कोई बात नहीं, डंक जो है वो ला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हर उसमें कामयाब है। शहद में भी, मोम में भी, और कई तरह के जो और भी सौंदर्य प्रसाधन जिसने कह दें कॉस्मेटिक भाई जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें भी काम आए। तो भाई जब भी आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जो भाई कर रहे हैं उनने भी ध्यान रखना है। और जो भाई इस व्यवसाय में अपना जो हाथ भी अगर आजमाना चाहें तो वो भी भाई आजमा सके हैं। लेकिन भाई अगर हाथ इसमें आजमा रहे हैं तो अपना नज़दीक का जो भी अपना एक बार जो कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जहां आपको इस बारे में ट्रेनिंग मिल सकती हो, प्रशिक्षण मिल सकता हो, तो प्रशिक्षण लेकर आप जो है ये व्यवसाय शुरू कर सके हैं। और सरकार ने भी जो है काफ़ी अच्छी सब्सिडी जो है वो इसके बारे में दे रखी है। तो जहाँ से भी आपको मधुमक्खी पालन जो है वो इन दिनों में, यानी कि वैसे तो इन दिनों में अगर हम शुरू करें तो उसमें जो है अगले जो है मार्च तक, फरवरी मार्च तक, क्योंकि फूल जो है वो ज़्यादा हो जाए और उसके कारण जो है मधुमक्खियों की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी हो जाए। अब बात आ है कि इन दिनों में जो है हमने अपने जो मधुमक्खी है उनका ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आगे जाडा ला रहा है। तो जाडे में जो है अपने जो मधुमक्खियाँ उनकी देखभाल रखनी ज़रूरी है। जो कमज़ोर वंश हैं उनके कमज़ोर वंशों का जो मेल है यदि पहले ना कराया हो तो ईब कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे वंश जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और वंशों को जो रोग रहित जो है ज़रूर रखें। उनमें अगर कोई बीमारी है तो उसको एक बार जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर दिखा ले, और ज़रूरत हो तो पुरानी रानी को जो है बदल दे, नई रानी को रख ले। छत्ते में जो है शहद की मात्रा रखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो पूरा शहद जो है अगर हमने निकाल दिया तो जो ठंड के कारण, क्योंकि मक्खियाँ जो हैं वो चल नहीं पाएंगी, उड़ नहीं पाएंगी, इसके कारण जो है वो अपना शहद जो है वहाँ से ले सके हैं। तो और बक्सों में जो है जहाँ से भी जहाँ मक्खी अंदर जा रही हैं उस जगह पे जो है हवा की दिशा में वो जो है नहीं होना चाहिए। और तेज़ हवाओं से जो है कॉलोनियों को जो है हमने बचा कर भी रखना है। और इसके अलावा वो जो सुपर का प्रयोग हम कर रहे हैं, यानी कि रानी को शहद कक्ष में ना जाने दें। कॉलोनियों का जो उनका जो है देख रेख जो है वो दोपहर के टाइम में करें, धूप में ही जो है उन कॉलोनियों ने खोलें। और बक्से का जो अगर हम अलग कर रहे हैं तो समय समय पर शहद का जो है वो ज़रूर निकालते रहें। तो ये तो थी ज़रूरी बात जो वही मधुमक्खी पालन जो है वो करना चाह रहे हैं, तो जो कर रहे हैं तो सर्दियों के समय में थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर लें थोड़े मोटे अनाज के बारे में। और भाई मोटे अनाज का अगर जिक्र करें तो ये साल जो है जनवरी बानाड़ा हो रहा है, थोड़े दिन रह गए हैं। 2023 में जो है वो जो दिवस जो है ये 2023 जो है वो बाजरा उत्पादक जो है उसके बारे में जो है हम आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन भाई जो मोटा अनाज है वो बहुत ज़रूरी है। और मोटा अनाज क्या अगर ना भाई खान पान में जो है हम गेहूं चावल का तो प्रयोग करें हैं, लेकिन जो मोटे अनाज हैं उनको भी हमने अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए।
और हमारे देश में तो भाई वो मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, जई, जौ, रागी, इनका जो उत्पादन है वो आपने पता है ज़्यादा वो है। और इन अनाजों को गरीब व्यक्ति के अनाज के रूप में अगर हम शामिल कर दें या गरीब व्यक्ति जो है शामिल कर लें तो भाई क्या करें ना, बाजरे में इतनी जान है कि ज़्यादा जो है वो दौरे भी नहीं लगन देंदा, लवे नहीं लगन देंदा। तो इसलिए जो मोटा अनाज है वो हमने ज़रूर अपने भोजन में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ये अनाज जो है खाने में थोड़े मोटे हुए हैं लेकिन मोटे नहीं हो गए इससे, इसलिए लोग जो है इन्हें खाना पसंद नहीं करते। जबकि ये मोटे दिखने वाले और पौष्टिक जो है पौष्टिकता से भरपूर हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुए हैं और बहुत कम जो है जाने हैं कि भाई स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है पोषण संबंधी जो है वो गुण जो है या जो तत्व हैं वो पोषक तत्व जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें जो है भाई जो गेहूं है उसमें ग्लूटेन वो है और ग्लूटेन जो है वो अम्लरोधी जो है खाद्य है और आसानी से पचने में जो है वो संतुष्टि प्रदान करने वाला वो है। इसलिए मोटे अनाज में जो है प्रोटीन, रेशा, खनिज लवण, बी कॉम्प्लेक्स, जो हम बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाए हैं भाई वो अनाज में से ही हमने बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, अमीनो एसिड मिल जाएंगे और भाई कई तरह के ऐसे जो तत्व हैं, कैल्शियम है, मैग्नीज है, पोटासियम है, ये सारे जो है वो हमने मिल जाएंगे। और बाजरा, गेहूँ, धान, मक्का, जौ, ज्वार के बाद जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनाज है बाजरा। तो इससे जो है हमने प्रोटीन तो मिला ही मिला है और इसके साथ साथ जो है हमने अपना जो भोजन का स्तर है उसको भी हमने बढ़ाना चाहिए। तो ये तो रही बात मोटे अनाज के बारे में। और अब जो है सुनते हैं ये संदेश। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और वही कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके गिले जो है अनिल भाई राजे ने दो इजाजत, सब बण भाइया ने राम राम।